हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कुछ दिनों पहले आपने भारत की संसद में वो सीन तो देखा ही होगा जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक पुस्तक की प्रति को लहरा रहे थे और उसके रेफरेंसेस के बारे में सरकार से सवाल पूछ रहे थे। उस घटना के बाद से भारत में वो पुस्तक यानी कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और उनके लेखक यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे जी, जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं भारत के, बहुत सारी बातें इनसे रिलेटेड शुरू हो गई हैं। पक्ष का कहना है कि जिस किताब का रेफरेंस दिया जा रहा है उस किताब को अप्रूवल नहीं मिला है, वो अभी भी रिव्यू के प्रोसेस में है। विपक्ष का कहना है कि विगत 1 वर्ष में 34 किताबों को रिव्यू कर पास कर दिया गया है, मात्र एक किताब लंबित क्यों है? क्या ऐसा है, क्या कोई ऐसा सीक्रेट उस किताब में लिखा हो जिसके सामने आ जाने से सरकार की थू थू हो जाए? इस बाबत दोनों आमने सामने हैं। लेकिन जब हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम इसके करंट अफेयर से जुड़े एस्पेक्ट पे बात करेंगे। हम बात करेंगे थोड़ा सा गलवान का जो संघर्ष है, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में, हम बात करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में और इससे जुड़े अन्य विषयों पर कि विपक्ष का कहना है, पक्ष का क्या कहना है, भविष्य में राह किस दिशा में आगे बढ़े। तो सैन्य संस्मरण और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक डिबेट पूरे भारत में शुरू हो गई है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के बहुत से आर्टिकल है, उन्हीं में से कुछ आर्टिकल्स को समायोजन मैंने इस वीडियो में किया हुआ है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, है ना। मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, श्योर शॉट इससे जरूर जुड़ जाइए क्योंकि इसमें आपको एटलीस्ट हमारे जो डेली वीडियो हैं उनके PDF मिल जाया करेंगे। और यहाँ पे मैं क्विज का एक डेली एक प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ और आई विल ट्राई कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करें वे उनको पारितोषिक भी मिले। तो आप जुड़ जाइए टेलीग्राम इंस्टाग्राम से, मिलते हैं यहीं पे। चलिए, बात क्या थी कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने एक किताब लिखी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी पब्लिश हुई नहीं है, ठीक है। अभी भी ये रिव्यू के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वहां पे रखी हुई है। अब बात क्या है कि इसमें 2020 में जो लद्दाख गतिरोध था, यानी कि जो पूर्वी लद्दाख में गलवान का क्षेत्र है, वहां पे जो गतिरोध हुआ था उसको लेके सरकार और इनके बीच में जो बात हुई है उसको उन्होंने मेंशन किया हुआ है। यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे जी ने उस समय सरकार से उनकी जो बात हुई उसका जो जिसे कहते हैं ना कि कहानी के पटकथा के माध्यम से उसको लिखा हुआ है, स्क्रीन प्ले की तरह से लिखा हुआ है। दरअसल इसी स्क्रीन पे को लेके ही संसद में बवाल हुआ जहां पे नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे थे कि क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है इतने बड़े सुरक्षा इश्यू को लेके? हुआ क्या था कि जो चीन की सेना थी, चीन की सेना जो थी वो एकदम हमारे ऊपर हमला करने को हावी थी और जो सेना अध्यक्ष थे वो पूछ रहे थे पहले रक्षा मंत्री से और फिर प्रधानमंत्री से कि क्या किया जाए। और अंत में किताब के हिसाब से जो नेता प्रतिपक्ष ने कोट किया कि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि जो ठीक समझो वो करो। इस वाक्य को लेके भी बहुत ज्यादा जो केंद्र सरकार है उसकी लानत मलानत की जा रही है विपक्ष द्वारा, ठीक। अब गलवान का संघर्ष कोई नया नहीं है। गलवान घाटी का जो संघर्ष है वो हम 1962 के युद्ध और उसके पहले से भी देखते आए। समय समय पे चीन आंखें दिखाता आया है। अक्साई चीन को लेके चीन का जो भारत के प्रति रवैया रहा वो बड़ा ही नकारात्मक रहा, लेकिन फिर भी गलवान को लेके हम काफी सुदृढ़ रहे। लेकिन 2020 में जब पूरा विश्व कोविड को झेल रहा था, भारत कोविड को झेल रहा था, उस समय एक वो स्कफल हम देखते हैं जहां पे सेना बनाम चीन की सेना आ जाती है और कहीं ना कहीं हम एकदम से हम टॉप पे होने के बावजूद हम बैकफुट पे आ रहे थे। बट बाद में जब हमारी आर्टिलरी वहां पे गई तो चीन की सेना थोड़ा सा पीछे चली गई। हालांकि फिर भी वहां पे संघर्ष हुआ था और वहां पे जून के आसपास में कुछ सेना के जवान भी शहीद हुए थे, है ना। तो था क्या कि फरवरी 2026 में संसद में विपक्ष द्वारा पुस्तक के अंशों का हवाला देने पे हंगामा हुआ। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा है या राजनीतिक रूप से असुविधाजनक सच्चाइयों को छिपाने का प्रयास है? इस पर ही हम लोग बात करेंगे। ये गलवान वैली है। थोड़ा सा शॉर्ट में गलवान वैली के बारे में बता दूं। एक किताब है जो कश्मीर के इतिहास को समेटे है। जब मैं उसे पढ़ रहा था तो पता चला कि दरअसल कश्मीर में पहले गलावान ट्राइब रहती थी। उसी गलावान ट्राइब के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है गुलाम रसूल गलवान। बहुत लंबे समय बाद, बड़े ही संघर्षरत यात्रा के बाद जब वो अपने परिवार से मिले तो इस क्षेत्र में बस गए। लेह से निकल के इस क्षेत्र में बसे और इसके कारण इस क्षेत्र का नाम गलवान पड़ा, ऐसा उस किताब में कहा गया है। बाकी आप कश्मीर के इतिहास में जाकर जरूर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब क्या हुआ, 2019 से 2022 तक नरवणे साहब जो थे
वो थल सेना अध्यक्ष थे। अप्रैल 2024 में रक्षा मंत्रालय को अपनी किताब की प्रति सौंपते हैं। आरटीआई में खुलासा होता है कि 35 में से 34 किताबों को क्लीन चिट मिल गई, सिर्फ नरवणे जी की किताब है लंबित है। फरवरी 2026 में संसद में हंगामा होता है। अब है क्या कि 2020 से 24 के बीच 35 पुस्तकें जो मिली, रक्षा मंत्रालय ने 34 को क्लीन चिट दे दी। इसको लेके भी विपक्ष लगातार हल्ला मचा रहे। आगे बढ़ते हैं, अब 31 अगस्त 2020 की रात पे आ जाते हैं। ऐसा नरवणे जी का कहना है कि वो लगातार, मतलब नरवणे जी ने किताब में लिखा और किताब के द्वारा विजेता प्रतिपक्ष ने कहा, और जो उसकी प्रतियां हमको टुकड़े टुकड़ों में नेट पे मिली, मैं उसको रेफरेंस बना रहा हूं। एग्जैक्टली अगर यही नरवणे जी ने कहा है तो शायद उनके भी शब्द यही हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या आदेश है, ठीक है, व्हाट शुड आई डू, बिकॉज थल सेना अध्यक्ष चीन ऊपर आ रहा है, अगर हमने उसको रोका नहीं तो वो फिर क्रॉस करके हमारे क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। तो रेचिन ला की ओर से चीनी टैंक बढ़ रहे थे, ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, ऊपर हमारी सेना थी। संचार क्या, जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री, एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और प्रदेश मंत्री से संपर्क किया कि क्या किया जाए, ठीक है। अब जनरल का प्रश्न था, व्हाट आर माई ऑर्डर्स, क्या मुझे करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। एंड कहीं ना कहीं उस किताब के रेफरेंस से ये कहा जा रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद, मतलब एक 7-8 घंटे के पॉज के बाद में रिप्लाई आता है कि जो ठीक समझो वो करो, ठीक है। परिणाम क्या, राजनीतिक नेतृत्व से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिले, जो ठीक आपको लगे वो कीजिए, ऐसा कहा गया। अब बात क्या है कि जब हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को देखते हैं कि जो ठीक लगे वो करो, इसके दोनों निहितार्थ हो सकते हैं। एक कि एक रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते शायद थल सेना अध्यक्ष ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि क्या किया जाए। दूसरा, क्या हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसे इस बात की श्योरिटी नहीं है कि भारत का चीन के प्रति रवैया क्या होना चाहिए। इन्हीं दोनों बातों पे कहीं ना कहीं बहस चल रही है। द्वंद्व क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा का, कि सैन्य गोपनीयता, मतलब इस किताब के आने के बाद अब क्या है कि सैन्य गोपनीयता जो है वो बाहर आ रही है, जो नहीं आनी चाहिए। खुफिया सुरक्षा हमारी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और बलों का जो मनोबल है वो क्या हो सकता है, घट सकता है। जो सैन्य बल है उनका मनोबल घट सकता है। अच्छा, सूचना के अधिकार के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, लोकतांत्रिक जवाबदेही बनती है सरकार की कि ऐसा क्या सही था, और अगर ऐसा था तो सरकार क्या इतनी किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि उसे नहीं पता कि क्या एक्शन लेना चाहिए। जानने का अधिकार लोगों का भी है कि क्या वास्तविकता में ऐसा हुआ था, क्या ऐसा कहा गया था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं, उनके हर इस प्रकार के वाक्य जो देश की सुरक्षा से जुड़ा है उसको जानने का अधिकार भी कहीं ना कहीं नागरिकों का है, ठीक। और राजनीतिक समीक्षा भी होनी चाहिए कि क्या एक थिन लाइन भी है जहां पे हमको ये लगे कि पॉलिटिकल रोटियां नहीं सेकी जा रही हैं और वास्तविक और वाजिब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये देखे जाने की बात है। चलिए अब देखते हैं राजकीय गोपनीयता अधिनियम जो है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अब देखिए ये जो है कॉलोनियल नियम है, बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर आप अन्य देशों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूएसए की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, बहुत सारे देशों में इस प्रकार के कानून हैं और टफ हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे इसकी बात नहीं होती। अब है क्या कि औपनिवेशिक काल की विरासत ब्रिटिश काल का कानून है, जासूसी रोकने के लिए बनाया गया था। आजीवन प्रतिबंध है, सेवा निवृत्ति के बाद भी लागू होता है कि आप देश की सुरक्षा से जुड़े जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। गोपनीय शब्द जो है इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। अब सरकार को एक बड़ा वाइड लाइन मिल जाता है, सरकार किसी भी चीज को उस गोपनीयता के दायरे में रख सकती है और कह सकती है कि ये तो गोपनीय था, आपने इसे क्यों पब्लिक कर दिया, ठीक है। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो 3 से लेकर 14 वर्ष तक की कैद हो सकती है ना। इसका मतलब क्या है कि सरकार अब थोड़ा थोड़ा ओएसए का सहारा लेते जा रही है कि थोड़ा सा अगर और उनको पुश मिला तो हम खींच लेंगे, ऐसा विपक्ष का कहना है ना। चलिए अब देखिए जरा कानूनी टकराव की बात करें, आरटीआई अधिनियम बनाम ओएसए की। तो आरटीआई अधिनियम क्या है, धारा 22 कहती है यदि विरोधाभास हो तो आरटीआई और ओएसए में विरोधाभास हो तो आरटीआई प्रिवेल करेगा। लेकिन दूसरी साइड यहां पे क्या कहा जा रहा है, धारा 8 और 9 कहती है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचना हो तो उसको छूट है। मतलब ये वो भी है कि कैश 22 में कई बार इसका इस्तेमाल करता हूं कि ये भी और वो भी, इधर आरटीआई प्रिवेल कर रही है और इधर क्या है ओएसए। तो इसको लेके भी एक द्वंद्व है, लेट अस सी सरकार इसको कैसे देखती है, क्योंकि यहां पे तो कहा जा रहा है कि आरटीआई जो है उसको वरीयता दी जाएगी, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है नहीं, जो धारा 8 और 9 है कहती है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आरटीआई की बात नहीं होगी। व्यवहार क्या, सरकार अक्सर ओएसए का हवाला देकर धारा 8 के तहत
जानकारी देने से मना करती है। और जाहिर सी बात है, हर वो चीज जहां पे कोई जानकारी बाहर आ रही है, सरकार वहां पे हमेशा से रोकने की कोशिश करेगी, वो कोई आरटीआई के पास नहीं जाएगा। ठीक है, फिर फिलहाल जो हमने आरटीआई के ट्रेंड को देखा हुआ है। चलिए, 2021 का पेंशन नियम संशोधन, पूर्व अनुमति की अनिवार्यता, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेखक क्या करता है, अपनी पांडुलिपि भेजता है, संगठन प्रमुख की अनुमति आती है, तब जाके पुस्तक प्रकाशित होती है। ये अमूमन जो पांडुलिपि प्रकाशन की बात है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 में बदलाव हुआ, क्या है कि खुफिया या सुरक्षा संगठनों के सेवानिवृत्त अधिकारी, जो लिखा है कि प्रकाशन से पहले आपको अनुमति लेनी होगी। मतलब आप कोई भी चीज पब्लिश कर रहे हैं तो पहले आपको अनुमति लेनी होगी, बिना अनुमति के आप पब्लिश मत कीजिए। बिकॉज जो अधिकारी है, जो चेक कर रहा है, जो अनुमति दे रहा है, वो एक बार देख लेगा कि कहीं देश का कोई सीक्रेट तो रिवील नहीं हो रहा। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे पूर्व प्रतिबंध है। मतलब अगर आप इस प्रकार के किसी बड़े वरिष्ठ पद पे हैं तो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक कंट्रोल्ड दायरे में है। ठीक है, और देख लेते हैं नियम और शर्तें। सेवारत बनाम सेवा निवृत्त अधिकारी, सेवारत के लिए क्या है, लिखित अनुमति जरूरी है। सैन्य संचालन, राजनीति पर लिखना सख्ती से प्रतिबंधित है। बिना सरकार की अनुमति के लिए आप किसी भी प्रकार का लेखन नहीं कर सकते। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड अधिकारी के लिए क्या है, धूसर क्षेत्र यानी कि ग्रे एरिया है, कि देख लो ऐसा कुछ है ना। 2021 से पहले कोई विशिष्ट नियम नहीं था। ओएसए जीवन भर लागू है। व्यक्तिगत राय की स्वतंत्रता है, लेकिन संवेदनशील जानकारी पे रोक है। अब संवेदनशील जानकारी क्या है, इसको भी परिभाषित नहीं किया गया, तो इसको लेके कंफ्यूजन ही है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा देखें संवैधानिक व्याख्या को देखें तो अनुच्छेद 21A क्या कहता है, वाक और अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हमको स्वतंत्रता है हमारे पास में। अनुच्छेद 19(2) क्या कहता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो भी लगाए जा सकते हैं। तो दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। आप कुछ भी करिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन अगर देश की संप्रभुता खतरे में है, देश की सुरक्षा खतरे में है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। लेकिन संवैधानिक प्रश्न क्या है, क्या एक संस्मरण को रोकना युक्त प्रतिबंध है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, या इस प्रकार के पब्लिकेशन को रोकना, प्रकाशन को रोकना एक प्रकार के आपातकाल की ओर ले जा रहा है कि भाई एक बौद्धिक वर्क हुआ है और आप उसे रोक रहे हैं, है ना। चलिए, अगर देखें तो क्या है कि अगर हम नियंत्रण और संतुलन के पर्सपेक्टिव को देखें तो क्या है कि जब हम सेना की बात करते हैं तो जो सेना है वो निर्वाचित सरकार जो होती है वो सेना से ऊपर मानी जाती है, क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट होते देखते हैं तो सेना के केस में भी होते देखते हैं। ठीक है, दूसरा तनाव का बिंदु है कि जो अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कई बार वो अपने शायद उतने नॉट सो बोनाफाइड इश्यूज के कारण चर्चा में रहते हैं कि वो राजनीतिक निर्णयों पे अगर सवाल उठाते हैं तो कई बार उन पे प्रश्न किया जाता है, कई बार उनके प्रश्नों को सुना भी जाता है, तो इसको लेकर द्वंद्व होता है। और जवाबदेही क्या है कि क्या लोकतंत्र में सेना को, नेतृत्व को, कमियां को उजागर करने के लिए कोई अधिकार नहीं है? क्या वो हमेशा से इस प्रकार के किसी एक्ट के तहत छुपा दिया जाएगा? हो सकता है कि भविष्य में लोगों को पता चले कि शायद भविष्य में किसी भी सरकार को लेकर आप कह सकते हो कि उसने कोई ऐसा निर्णय लिया जो बेहतर लिया जा सकता था, जानबूझ के गलत निर्णय लिया और देश ने उसको भुगता। तो क्या सेना के किसी अधिकारी को इस प्रकार के नियम या इस प्रकार की जो योजनाएं हैं इससे ऊपर एक प्रकार की इम्यूनिटी मिलनी चाहिए कि ओपनली आप अपनी बात को रख सकें? लेकिन फिर वही बात कि ऐसा भी हो सकता है कि इसका मिसयूज हो पॉलिटिकल ओपोनेंट के लिए। खैर, चलिए, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका जो है ना, अमेरिका में क्या है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया था उसके तहत इस प्रकार से अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखें तो वहां पे मजबूत सुरक्षा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात देखी जाए तो प्रतिबंध दुर्लभ है, लेकिन ढंग से, तबीयत से समीक्षा होती है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो 1989 का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है केवल विशिष्ट श्रेणियों पे यानी कि रक्षा और विदेश संबंध पे लागू होता है, यहां पे ये लागू होगा। भारत की बात करें तो यस, औपनिवेशिक कानून है, लेकिन जो सरकार है उसके पास बहुत सारे अधिकार हैं। चूंकि भाषा या परिभाषा जो दी गई है कि ये सुरक्षा से जुड़ा विषय है, उसको क्लियर कट तरीके से नहीं बताया गया, तो सरकार हर विषय को इसके दायरे में लाके उस प्रकाशन को या उस लेखन को या उस अभिव्यक्ति को रोक सकती है ना। इस प्रकार की चीजें तो अन्य देशों में भी तो है। सरकार का पक्ष क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है ना। विदेशी खुफिया एजेंसी को लाभ हो सकता है इससे, है ना। प्रक्रिया का पालन जरूरी है, जो प्रोसेस है कि जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा किताब नहीं छपेगी। आलोचकों का क्या कहना है कि यह राजनीतिक सेंसरशिप है, जानबूझ के किसी चीज को इसलिए रोका जा रहा है कि शायद भविष्य में किसी चुनाव पे इसका नकारात्मक असर उन्हें मिल जाए, क्योंकि सेना की बात है। जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रही है सरकार, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष हैं एक वाजिब सवाल पूछ रहे थे और सरकार उस प्रश्न का उत्तर तार्किक रूप से नहीं दे पा रही है।
विरोधाभास क्या है? चुनाव में सेना का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब वही सेना या उस सेना के कोई अधिकारी सरकार की आलोचना करते हैं तो इसे तमाम अधिनियमों के तहत ढक दिया जाता है कि आप अपनी बात को नहीं रख सकते, अपनी बात को नहीं रख सकते। चलिए, अगर हम समाधान देखें तो क्या है कि निश्चित तौर पे जो गोपनीयता की परिभाषा ओएसए में है उसको स्पष्ट की जानी चाहिए। ठीक है, विसिल ब्लोअर संरक्षण बिल को सेना के पर्सपेक्टिव में भी और मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि अगर भूतकाल में इस प्रकार की कोई बात हुई हो तो निष्पक्ष होकर कोई सामने आ सके, बता सके। स्वतंत्र समीक्षा की जानी चाहिए किसी विशेषज्ञों के पैनल द्वारा। हालांकि इस प्रकार की स्वतंत्र समीक्षा के नाम पे किस प्रकार की समीक्षा होती है हम सब जानते हैं। समय सीमा, एक निश्चित टाइम बाउंड रिव्यू होना चाहिए कि भाई 34 किताबें हो गई, इस किताब को इतना लंबा क्यों, मना ही कर दो, ठीक है, लेकिन इसको लंबित रखने का या विलंबित रखने का क्या मतलब है। और एक संतुलित लोकतंत्र के लिए इस प्रकार के बिंदु जहां पे इन विषयों पे बात की जाए जो मैंने यहां पे बताए हैं वो बहुत जरूरी हैं। लेट अस सी किस दिशा में हम जाते हैं। तो निश्चित तौर पे एक परिपक्व लोकतंत्र की बात की जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता परस्पर विरोधी नहीं है, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के दोनों पहिए हैं और दोनों के बीच में फाइन बैलेंस जरूरी है, वरना जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो कब ऑटोक्रेसी की तरफ चली जाएगी ये नहीं पता। लेकिन एट द सेम टाइम ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को सुनिश्चित जरूर करे कि अगर सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो इस प्रकार की जो जानकारी है वो सामने न आए तो बेहतर है। अब आप इसको बताते जाइएगा कि आपको क्या लगता है। इसके पहले मैं बताता चलूं कि हमारे यहाँ पे रैंक बूस्टर सेल जो है कल ये एंड हो जाएगी, 14 तारीख को ये खत्म हो जाएगी। उससे पहले आप जुड़ जाइए, 50% डिस्काउंट है ना। विकास लाइव कोड पर रहेंगे सभी में, चाहे आप हमारे 2027 के 28 के या SIP 2026 के बैच से जुड़े, सब में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अद्भुत बैचेस हैं, मतलब इतने सारे अच्छे फीचर्स हैं कि हम जब वीडियोस करते हैं तो हम अक्सर इनकी बार बार बात करते हैं कि ऐसा बैच ना कभी हुआ है ना बनेगा। तो विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिए, इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो 16 फरवरी से, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की जो कुरुक्षेत्र है उससे शुरू हो रहा है। मैं ही पढ़ाता हूँ, वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी और चूंकि सेल चल रही तो 50% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो जुड़ जाइए 16 फरवरी से पहले। और अगर आप टेलीग्राम पर मेरे जुड़ना चाहते हैं, ये PDF वहीं पर अपलोड होगा, तो ये मेरा टेलीग्राम है। आप टारगेट UPSC बाय विकास सिंह डालेंगे तो मेरा ग्रुप खुल जाएगा, उसमें जुड़ जाइए। इधर मेरा इंस्टाग्राम है, यहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बस एक काम ही जरूर कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि इस विषय पे आपकी क्या राय है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो पे नए विषय के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।